हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव विधि का अध्ययन में। तो जो आपका पेपर है 19 अगस्त को सुबह सुबह 9 बजे मेरे चैनल पर उसकी तैयारी कराई जा रही है। और वो बच्चे मेरे विशेष प्रिय हैं जिनको ज्ञान तो है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसके कारण उनके मार्क्स नहीं आते, क्योंकि ये मैंने सालों समस्या खुद से भुगती है। मैं अपने आंसर्स में ऐसे ऐसे लाइन डायग्राम्स और माइंड मैप्स आपको देती हूँ कि एक तो रिवीजन की समस्या उससे सॉल्व होती है। क्विकली आपको सारे पॉइंट्स आप जब बार बार देखेंगे आपको याद हो जाएंगे, आप पेपर में उकेर सकेंगे। और साथ में जो माइंड मैप और लाइन डायग्राम्स और बुलेट पॉइंट्स में लिखने से टीचर जो है चाह के भी आपके मार्क्स नहीं काट पाएंगे और आपके मार्क्स उनके कलम से मार्क्स टपकने लगेंगे। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम मेरे बच्चों के जो मुझे देखते हैं और मेरी तरह लिख के आते हैं कि एग्ज़ाम में 75% मार्क्स आने हैं। चलिए चलते हैं, समय ज़्यादा वेस्ट न करते हुए। काव्यांग विवेचन BAHLN 220 UOU BA थर्ड सेम। बाकी ये जो चैप्टर है बच्चों, ध्वनि सिद्धांत आचार्य आनंदवर्धन, ये UOU के अलावा अन्य सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके यहाँ काव्यांग विवेचन या भारतीय काव्यशास्त्र सिलेबस में है, सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है और सभी बच्चों के मार्क्स इससे इन्हेंस होंगे जो इस तरीके से लिख करके आएंगे और उनका रिवीजन भी क्विकली हो जाएगा। बार बार जो भूलने की समस्या हो जाती है जब आप पैराग्राफ में पढ़ते हैं वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। देखिए 75 मार्क्स टारगेट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर है ये मेरा। ठीक है, एक बात बताइए, अगर कविता में जो लिखा है वही उसका पूरा अर्थ है तो फिर कविता पढ़ने के बाद मन में कोई दूसरा भाव क्यों पैदा होता है? बताइए। कवि कुछ कहता है लेकिन हमें उसके पीछे छिपा हुआ कुछ और समझ में आता है। यही छिपा हुआ अर्थ कहलाता है व्यंग्यार्थ, और इसी व्यंग्यार्थ को आधार बनाकर आचार्य आनंदवर्धन ने दिया ध्वनि सिद्धांत। और अपने सभी वीडियोस में मेरे बच्चों में आप लोगों को कैसे इसकी ट्रिक बताती हूँ, आप लोगों को मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ कि ध्वनि यानी कि वॉल्यूम बताती हूँ ना, आप लोगों को ध्वनि यानी कि वॉल्यूम बताती हूँ। तो जो वॉल्यूम होता है उसको इंक्रीज करते हैं हम, है ना, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं ना वॉल्यूम वाले बटन से। तो जब हम इंक्रीज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब इंक्रीज करते हैं हम तो क्या करते हैं हम ये करते हैं कि वर्धन करते हैं वॉल्यूम का। ठीक है, तो आनंद वर्धन का संबंध वॉल्यूम यानी ध्वनि से है। ठीक है, और आज जो है यही छिपा हुआ अर्थ जो कहा कुछ चाहता है और हम उसका अर्थ कुछ निकालते हैं, उसी को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। और इसी व्यंग्यार्थ को आधार बनाकर आचार्य आनंदवर्धन ने दिया ध्वनि सिद्धांत। तो बहुत डिटेल में और बहुत ही इजीली बच्चों की लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी कि कॉन्सेप्ट आप सिर्फ रटे नहीं समझे और समझ के लिखेंगे तो आपके मार्क्स तो आने निश्चित ही है। और जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है, मैंने उन बच्चों का भी ध्यान रखा है जो रट लेते हैं, उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है और रटने में भी उनको दिक्कत ना हो इसलिए बुलेट पॉइंट्स और लाइन डायग्राम दिए हैं। और जो बच्चों का आज तक बैक बेंचर्स रहे उनको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स परीक्षा से पहले कराकर और इस तरीके से कराकर कि माइंड मैप्स के थ्रू उनके दिमाग में एकदम उनके बैठ जाएं और वो परीक्षा में एकदम जाके उगल दें उनको। देखिए यूओयू का क्या सिद्धांत है कि आपको या तो सारे साल आप लोग पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं अंतिम समय में अब ये है, अगर परीक्षा की रात्रि में भी आप मेरे वीडियोस देखेंगे, रात भर मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखिएगा, मैं रात में भी जितना हो सकेगा उस दिन पढ़ाऊँगी। रात को आप निगलिएगा, सब कुछ खाइएगा और सुबह उगलिएगा। ठीक है, और बाकी ज्ञान का जिनको उद्देश्य है, जिनको नेट क्वालिफाई करना है आगे चल कर के, जिनको काव्य लेखन करना है, जैसे मैं कविता लिखती हूँ, या राजभाषा अधिकारी बनना है, मतलब कार्य आपको आना भी चाहिए जो कि मुझे एक्सपीरियंस है, उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। और मैं भी अपने वीडियोस में कोशिश करती हूँ कि जो छोटे छोटे केवल आप रटे ना, जो शब्द आते हैं जहाँ बच्चों को समझ नहीं आता उनको समझाऊँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर और कमेंट भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से यूट्यूब क्या करता है, मेरी वीडियो की रीच बढ़ा देता है और पहाड़ के ऊंचे बच्चे, चोटी तक पहुँचे बैठे बच्चे तक मेरी वीडियो पहुँचने का चांस बढ़ जाता है, जिससे उसके भी नंबर बढ़ने का चांस बढ़ जाता है, जो कि मेरा टारगेट है कि पहाड़ के उत्तराखंड के हर बच्चे की 75% मार्क्स आए। और पिछली बार मेरा लक्ष्य था 60% का, जो मैंने बखूबी
अचीव भी किया था। मेरे ही पढ़ाई में से पिछली बार भी पेपर आया था, और जब वो आया अब मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है बच्चों। जितना जितना आप शेयर और कमेंट करते हैं मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, फिर मेहनत करने की इच्छा भी होती है। तो मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आप मुझे मोटिवेट कीजिए। चलिए, और आज का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि UOUBA तृतीय सेमेस्टर के काव्यांक विवेचन BHLN 220 में इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी ध्वनि सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आज की ट्रिक आप लोग याद रखिए। क्या है ट्रिक? देखिए, आपको याद रखना है आनंदवर्धन, ध्वनि और काव्य की आत्मा। क्या? आनंदवर्धन, ध्वनि और काव्य की आत्मा। आनंदवर्धन, ध्वनि और काव्य की आत्मा। ठीक है? अच्छा, चलो अब हम आगे चलते हैं। अगर यह लेक्चर शिव विधि का अध्ययन से आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया तो ध्वनि सिद्धांत का उत्तर एग्ज़ाम में व्यवस्थित रूप से लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे हम लोग। काव्यांक विवेचन BHLN 220 UOUBA थर्ड सेमेस्टर 75% मार्क्स टारगेट। पहले MCQ चैलेंज देखो, और इनका आंसर देखने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, और आप लोग कमेंट में आंसर लिखिएगा। वामन, भामह, वामन, आनंदवर्धन या मम्मट। कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। आनंदवर्धन ने ध्वनि को क्या माना? काव्य का अलंकार, काव्य की आत्मा, काव्य का दोष, काव्य का गुण। आनंदवर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, रसगंगाधर, काव्यालंकार। ध्वनि में किस अर्थ की प्रधानता होती है? वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ, शब्दार्थ, अभिधार्थ। अभी आंसर्स मत देखिए, लेक्चर के अंत में इन्हीं MCQs को दोबारा करवाऊंगी। चलिए, ये लेक्चर विशेष रूप से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के BA तृतीय सेमेस्टर BHLN 220 काव्यांक विवेचन के विद्यार्थियों के लिए है। ध्वनि सिद्धांत क्या है? देखिए बच्चों, सबसे पहले ध्वनि शब्द को हम समझ लेते हैं। ध्वनि का सामान्य अर्थ होता है आवाज़ या संकेत, लेकिन काव्य शास्त्र में ध्वनि का अर्थ केवल आवाज़ नहीं है। वो तो मैंने ट्रिक के लिए याद करवाया है बच्चों। अभी अभी उससे पहले व्यंग्यार्थ समझाया था ना, जो कवि सीधे सीधे कहता है पर वो अर्थ नहीं होता, हमें कुछ और समझ में होता है, वो होता है व्यंग्यार्थ। काव्य में जब शब्द अपने सीधे अर्थ से आगे बढ़कर किसी विशेष सुंदर और छिपे हुए अर्थ का संकेत करते हैं तो वहाँ ध्वनि होती है। आसान भाषा में जो लिखा है वो होता है वाच्यार्थ, और समझ में जो छिप कर आता है वो क्या होता है? व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ की प्रधानता ध्वनि। याद करने की ट्रिक, लिखा हुआ समझा कुछ, यही ध्वनि। मतलब लिखा कुछ वो वाच्यार्थ हो गया, समझा कुछ वो क्या हो गया? व्यंग्यार्थ। और जो व्यंग्यार्थ हुआ, जो हमने समझा, वही हुआ यही ध्वनि, है ना? जैसे वो गाना है ना, बादलों में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला। तो बादलों में है चंदा, सॉरी, घूंघटे में है चंदा। हाँ, घूंघटे में है चंदा। तो घूंघटे में चंदा नहीं है, नायिका है। ठीक है? तो यहाँ क्या हुआ? उसने चंदा कहा, वो हुआ वाच्यार्थ। और जो नायिका है, हमने समझ लिया ये नायिका के लिए कह रहा है, ये हो गया व्यंग्यार्थ, और यही है ध्वनि। आया समझ में मेरे प्यारे बच्चों? चलो, कबीर का उदाहरण माली और कली से हम देखते हैं। ठीक है? बहुत सुंदर उदाहरण है। मान लीजिए कबीर कहते हैं, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। क्या? माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। बच्चों, यहाँ ऊपर से तो बात माली और फूलों की हो रही है ना? लेकिन शायद आप भी इशारा समझ गए होंगे। लेकिन क्या कबीर केवल फूलों की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ बहुत गहरी बात हो रही है बच्चों। माली समय यानी कि मृत्यु का संकेत। माली ने फूले फूले फूल चुन लिए। अब जो कली है वो सोच रही है कल को जब हम फूल जाएंगे हमें भी चुन लेगा। यानी कि हम लोग आज अलाइव हैं, हम लोग जीवित हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की किसी की अगर डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो हमें पता चलता है हमारी भी एक दिन मृत्यु निश्चित है, जब हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे। वैसे आजकल तो खैर बुजुर्ग होना भी ज़रूरी नहीं है, कभी भी हो सकता है, कलयुग है ये। कली क्या है? यहाँ मनुष्य जीवन का संकेत। फूल विकसित जीवन। विकसित जीवन यानी
जब जैसे हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं। फूल की कली की अवस्था आखिरी अंतिम क्या होती है? फूल बनना है ना, उसकी नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या है? आज हम प्रौढ़ावस्था में है, कल के दिन हम बुज़ुर्ग हो जाएँगे, ठीक है? अर्थात इसके पीछे जीवन की नश्वरता का भाव छुपा हुआ है। कितना गहरा भाव है आप देखिए। तो माली काल मृत्यु का संकेत, कली मानव जीवन। यहाँ क्या है? माली क्या है? काल और मृत्यु का संकेत। कली क्या है? मानव जीवन। और फूल क्या है? जीवन का विकसित रूप। और छिपा हुआ अर्थ व्यंग्यार्थ है। और व्यंग्यार्थ क्या होता है? ध्वनि होती है। तो ध्वनि की सबसे आसान परिभाषा क्या है बच्चों? जब काव्य में वाच्यार्थ अपने सामान्य रूप में रहते हुए किसी अधिक चमत्कारपूर्ण और प्रभावशाली व्यंग्यार्थ को प्रकट करता है, वहाँ ध्वनि होती है। वाच्यार्थ यानी जो हमने कहा है वो सामान्य रूप में है तो, लेकिन कुछ और ही अधिक चमत्कारपूर्ण और प्रभावशाली व्यंग्यार्थ यानी छिपे हुए अर्थ को प्रकट करता है, वहाँ ध्वनि होती है। मुझे लगता है अब आप ध्वनि और व्यंग्यार्थ को समझ गए होंगे मेरे बच्चों। एग्ज़ाम की लाइन ऐसे आप लोग अगर लिख के आएंगे हाईलाइटेड फॉर्म में, तो आपके मार्क्स टीचर बिल्कुल भी नहीं काटेगा, उल्टा जितना आपने लिखा है उससे भी अच्छे मार्क्स देने वाला है। ध्वनि इक्वल्स टू काव्यस्य आत्मा, ये आपको लिख के आना है। क्या लिख के आना है? ध्वनि ध्वनि ही काव्यस्य आत्मा, ऐसे विद इन इन्वर्टेड कोमास, ऐसे इन्वर्टेड कोमास में आपको लिख के आना है। ध्वनि काव्यस्य आत्मा, ठीक है। अच्छा चलो आगे लिख के आगे देखते हैं हम लोग। अर्थात ध्वनि काव्य की आत्मा है। ऐसे अगर आप ऐसे कोई कोई साइन बनाते हैं तो, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय नहीं मिलता, 2 घंटे की परीक्षा है और के तो 26 पेज आपको भरने हैं, तो अगर ऐसे साइन आप कुछ भी बना के आते हैं तो अपने आप ही चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं बिना कलम बदले। और हाँ, 5-10 मिनट का समय ज़रूर बचा के रखना मेरे प्यारे बच्चों। और अंत में ब्लैक पेन से, अंत में जैसे बार बार तो पेन नहीं बदल सकते हैं, ब्लैक पेन से आप हाईलाइटेड करके आना। और मेरे प्यारे बच्चों, कलम हमेशा हल्के वजन की चुनना और जिससे तुम्हें लिखने की आदत हो वही परीक्षा में यूज़ करना। और उसकी भी कैप हटा देना जिससे वो हल्की हो जाए, तुमको ज़्यादा थकान ना हो, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत परीक्षा में मेरे प्रश्न छूटे हैं, इसीलिए अपने अनुभव से मैं बता रही हूँ। मैंने बहुत रिसर्च किया है कि परीक्षा में स्पीड कैसे बढ़ाएं और कैसे अपना प्रेजेंटेशन बढ़ाएं, ठीक है। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, पर मैं बच्चों आपके पास हूँ। देखो 26 पेजेस की आपकी कॉपी होगी। आपको इनिशियली क्या करना है? पहले आपको कूल रूप से अपनी एंट्रीज करनी है, क्योंकि अगर एंट्रीज गलत हो गई तो सब कुछ गलत है। उसके बाद में आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? आपको पेजेस जो 26 पेज हैं, देखो 26 को 2 भागों में भाग में डिवाइड कर लेना है, खंड का और खंड का। अब खंड का में यानी 13 पेजेस में आपके विभक्त हो गए। अब 13 पेजेस जो शुरू स्टार्टिंग के हैं उनको 6.5 में विभक्त कर लेना है बच्चों। उसके बाद में जो 13 मतलब क्योंकि 2 क्वेश्चन लिखने हैं दीर्घ उत्तरीय, बाद में खंड खा में आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं, तो 13 को 4 से डिवाइडेड कीजिए, कितना आ जाएगा? 4 तिये 12 और कितने बचे? 1 4 दूनी 8, ठीक है। तो 3.25 समथिंग बचेगा बच्चों। तो लगभग आपको 3 पेज या उससे थोड़ा ऊपर बाकी के 4 क्वेश्चंस में देने हैं। इसी तरह आपको समय को भी बांटना है। 2 क्वेश्चन में आप पूरा दीर्घ उत्तरीय में अच्छे से लिखिए, 1 घंटा लीजिए, बाकी के 4 क्वेश्चन को यानी 60 मिनट को आपको 4 क्वेश्चन में डिवाइड करना है। तो कितने हो गए आपको? उस हिसाब से डिवाइड कीजिए आप। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 2, हाँ, तो कितना हुआ? 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उतने मिनट्स आप लेके चलिए, ठीक है। 12.5 के समथिंग आएगा। तो उतने मिनट आप एक लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर के लिए लिखिए। इस तरीके से आप चलेंगे। और दोनों तरफ अगर आपको लाइन खींचने का टाइम नहीं है मार्जिन बनाने के लिए, तो आप पेज मोड़ लीजिए। अगर स्केल भी नहीं लेके जाते, उसी में या तो लाइन खींच दीजिए, मोड़ने के बाद इजी हो जाता है। और या फिर खाली मोड़ के ही आप लिख लीजिए। उससे क्या होगा? एक मार्जिन से कॉपी नीट एंड क्लीन नज़र आती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाईलाइट ज़रूर करना है, किसी भी तरीके से करो कि अब दूसरा आंसर शुरू हो गया है, अब तीसरा। कई क्वेश्चन एक ही टॉपिक से रिलेटेड आ जाते हैं, तो टीचर को भी समझ में नहीं आता है कि दूसरा अर्थ शुरू हो गया है। तो टीचर को पेन नहीं देना अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। चलो विषयांतर ना हो जाए कहीं, मैं पेपर लिखने पर ही आ गई हूँ। चलो आगे चलते हैं। आचार्य आनंदवर्धन कौन थे? अब हम देख लेते हैं।
तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नाम पर, आचार्य आनंदवर्धन। इन्हें ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। देखो ऐसे विद इन इन्वर्टेड कोमास, ये लाइन भी आपको लिख के आनी है, ठीक है। विद इन इन्वर्टेड कोमास ये लाइन भी आपको मेरे प्यारे बच्चों लिख करके आनी है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्या है इनका प्रसिद्ध ग्रंथ? इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है ध्वन्यालोक। क्या है? ध्वन्यालोक। ये भी इन्वर्टेड कोमास में ऐसे लिख के आना है। अच्छा, ट्रिक्स, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक ध्वनि सिद्धांत, ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है। और अगर आप इस तरीके से इसको लिख के आएंगे तो आपके फुल मार्क्स आने निश्चित है। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक और ध्वनि सिद्धांत, ठीक है। अब इसे 3 बार बोलो, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक ध्वनि सिद्धांत, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक ध्वनि सिद्धांत, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक ध्वनि सिद्धांत। हुआ याद? और जिसको 3 बार में नहीं याद हुआ वो 5 बार बोलना, ठीक है। अच्छा, और इसे भी 3 बार बोलिए, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक ध्वनि, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक ध्वनि, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक ध्वनि, ठीक है। अब काव्य के 3 भेद। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ध्वनि सिद्धांत के अनुसार काव्य के प्रमुख 3 भेद हैं। क्या क्या? देखिए, काव्य ऊपर लिखेंगे, काव्य ध्वनि गुणीभूत और चित्र। ध्वनि गुणीभूत और चित्र। और ध्वनि में क्या आ गया? काव्य उत्तम है, गुणीभूत व्यंग है और मध्यम है। और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? चित्र काव्य, तो ये अधम है। तो ध्वनि काव्य क्या है? उत्तम काव्य है, जहाँ व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है और व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से अधिक प्रभावशाली होता है, तो वहाँ क्या हो गया? उत्तम काव्य हो गया। गुणीभूत व्यंग, ये होता है मध्यम काव्य, जहाँ व्यंग्यार्थ मौजूद तो है लेकिन उसकी प्रधानता नहीं है। और देखो, वीडियोस की मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी देती हूँ आपको रिवीजन करने के लिए, तो उसको भी देख के रिवीजन कर लेना। चित्र काव्य, जहाँ वाच्यार्थ, और एक ट्रिक और बता रही हूँ, एग्जाम से जस्ट थोड़े समय पहले पूरा पीडीएफ आप ना पढ़ पाओ, उसमें दिए गए आपको केवल लाइन डायग्राम अवश्य करने हैं। और अगर मेरा समय हुआ तो एंड में मैं आपको केवल लाइन डायग्राम्स का जरूर से रिवीजन का भी एक वीडियो बनवा दूंगी, ठीक है, बना दूंगी। जहाँ वाच्यार्थ शब्द चमत्कार की प्रधानता होती है और व्यंग्यार्थ प्रमुख नहीं होता, वहाँ होता है चित्र काव्य, जहाँ वाच्यार्थ यानी कि शब्द चमत्कार की प्रधानता होती है और व्यंग्यार्थ प्रमुख नहीं होता, ठीक है। और सुपर ट्रिक्स, ध्वनि व्यंग्य प्रधान, गुणीभूत व्यंग्य गौड़ और चित्र वाच्य प्रधान, ठीक है। चलो, ध्वनि के 3 प्रमुख प्रकार। अब यह एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि, रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि। रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि। रस ध्वनि क्या होती है? जब व्यंग्यार्थ के रूप में रस की अनुभूति होती है। सबसे महत्वपूर्ण, रस ध्वनि को शब्द सर्वाधिक महत्व दिया गया है। और वस्तु ध्वनि, जब किसी विचार, तथ्य, वस्तु या भावार्थ का संकेत व्यंग के रूप में मिलता है। अलंकार ध्वनि, जब किसी अलंकार का व्यंग रूप में बोध होता है। र व अ, र से रस। मैं जरा पानी पी लेती बच्चों। र से रस, व से वस्तु, अ से अलंकार। सॉरी। ध्वनि सिद्धांत का माइंड मैप देख लेते हैं। स्क्रीन पर यह माइंड मैप दिखाएं। ध्वनि सिद्धांत मैं ये स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आपको अपनी कॉपी पर दिखाना है मेरे बच्चों। क्या? ध्वनि सिद्धांत इस तरीके से हाईलाइटेड, आचार्य आनंदवर्धन, फिर ध्वन्यालोक ध्वनि काव्य की आत्मा, और फिर ध्वनि काव्य गुणीभूत व्यंग्य, चित्र काव्य। ध्वनि काव्य होता है उत्तम, यानी जहाँ व्यंग्यार्थ की महत्ता हो। गुणीभूत व्यंग्य मध्यम होता है, यहाँ पर वाच्य की मतलब जो कहा जा रहा है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। चित्र काव्य होता है वाच्य प्रधान, मतलब यहाँ पर व्यंग्य गौड़ हो जाएगा, हल्का सा उसका भी होगा, लेकिन चित्र काव्य में तो जो कहा जा रहा है वही ज़्यादा मेन होता है, ये वाच्य प्रधान होता है। अब ध्वनि के प्रकार, रस, वस्तु, अलंकार।
ठीक है। अच्छा, आचार्य अभिनव गुप्त का योगदान, अब एक और नाम याद रखना है, क्या? अभिनव गुप्त। उन्होंने ध्वनि सिद्धांत को रस सिद्धांत से जोड़कर इसे और अधिक स्पष्ट कर दिया। इसकी इनकी प्रसिद्ध कृति है ध्वन्यालोक लोचन। अभिनव गुप्त की क्या है? ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त ध्वन्यालोक लोचन। ठीक है। ट्रिक्स: अभिनव गुप्त, लोचन, ध्वनि और रस, इस तरीके से आपको याद करना है। अभिनव गुप्त, लोचन और ध्वनि प्लस रस के विषय में इन्होंने कहा है मेरे बच्चों। ठीक है, क्या कहा है? रस के विषय में कहा है इन्होंने। ठीक है। अब देखो ये हो गया है गड़बड़ मेरा, और लिख दूँ मैं इसमें? चलो हाँ, अब आगे चलते हैं। आचार्य मम्मट। मम्मट को बार बार मैं आपको ट्रिक से बताती हूँ। जैसे माँ के आने पर जीवन में प्रकाश आ जाता है, तो इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। अब आते हैं मम्मट पर। मम्मट ने ध्वनि सिद्धांत के विरोधियों का तार्किक खंडन किया और ध्वनि को व्यंजना शक्ति से जोड़ा। याद रखें, मम्मट ध्वनि का समर्थन, विरोधियों का खंडन प्लस व्यंजना। ध्वनि का समर्थन यानी माँ ने कर दिया अपने बच्चे का समर्थन, विरोधियों का खंडन, शत्रुओं का नाश, और व्यंजना मतलब जो बात व्यंजना में कही जा रही है उसको इन्होंने फोर्स किया। अच्छा, आचार्य जगन्नाथ ने प्रसिद्ध रचना रसगंगाधर में रस और ध्वनि का महत्वपूर्ण विवेचन किया। देखिए, आचार्य जगन्नाथ हैं ये। ठीक है, ये आप ऐसे याद कर लीजिए कि जगन्नाथ जी को हमने गन्ने का रस का भोग लगाया, तो जगन्नाथ जी ने क्या किया? अपनी प्रसिद्ध रचना जो है रस गंगाधर, उसमें रस और ध्वनि का महत्वपूर्ण विवेचन किया है। ट्रिक्स: जगन्नाथ, इनका ग्रंथ है रस गंगाधर और रस और ध्वनि पर इन्होंने विवेचन किया है। और अगर आप चाहते हैं कि सारे कठिन काव्य शास्त्र सिद्धांत बिल्कुल आसान भाषा में समझ जाएं, तो जुड़े रहिए शिव विथिका अध्ययन चैनल पर। यहाँ हमारा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है, समझना, समझाना, याद करना, याद करवाना और एग्ज़ाम में सही तरीके से लिखना है मेरे बच्चों। ठीक है। ये जो है मैंने इसको पूरा देखे पीडीएफ कैसे अपने टेलीग्राम चैनल पे हैं, और भारतीय काव्य शास्त्र के भी हैं। ये भी आप लोग ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप लोग पढ़िए। आपको इसी तरह हमारे नोट्स और पीडीएफ भी मिलते रहेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री। शिव विथिका अध्ययन से पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझिए और एग्ज़ाम में अपने शब्दों में लिखिए मेरे बच्चों। अब हम देखते हैं आचार्य भामह, काव्य अलंकार, अलंकार संप्रदाय। ठीक है, जो भामा जी हैं ये सीधे सीधे किससे रिलेटेड हैं? भ से भूषण यानी अलंकार। आचार्य भामा काव्य अलंकार। ठीक है, और अलंकार संप्रदाय के हैं ये। फिर ट्रांजिशन, और आगे चलकर आनंदवर्धन ने काव्य में व्यंग्यार्थ की सत्ता को प्रमुख बनाते हुए ध्वनि सिद्धांत प्रमुख किया। ठीक है, किसने किया? आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ की सत्ता को प्रमुख बनाते हुए ध्वनि सिद्धांत प्रस्तुत किया। एग्ज़ाम में देखो 10 और 19 नंबर का उत्तर कैसे लिखें। देखो, जैसे प्रश्न है, आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का विवेचन कीजिए। आचार्य आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत का विवेचन कीजिए। आंसर स्ट्रक्चर क्या होगा मेरे बच्चों? आप लोग ये देख लीजिए क्या होगा। आंसर स्ट्रक्चर होगा, पहले तो होगा क्या? भूमिका हर प्रश्न में लिखनी है, फिर आप देंगे आनंदवर्धन का परिचय, फिर ध्वनि की अवधारणा, फिर ध्वनि की परिभाषा, फिर काव्य के 3 भेद, फिर ध्वनि के 3 प्रकार, एंड देन अभिनव गुप्त का योगदान, मम्मट का योगदान, जगन्नाथ का योगदान, और देन निष्कर्ष। ठीक है, देन क्या देंगे आप लोग? निष्कर्ष देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, तो समझ में आया है आप लोगों को कि नहीं, ये बताओ। आ रहा है समझ में कि क्या क्या करना है? देखो, प्रस्तावना तो हमेशा स्टार्टिंग में देनी ही देनी है और निष्कर्ष एंड में देना ही देना है। फिर क्योंकि क्वेश्चन है आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत का विवेचन करना, हमें विवेचना करनी है, तो सबसे पहले आनंदवर्धन का तो परिचय देंगे ही आप, भाई आखिर आनंदवर्धन है कौन। फिर ध्वनि की अवधारणा देंगे, तत्पश्चात उसकी परिभाषा, और फिर काव्य के 3 भेद देंगे, फिर ध्वनि के 3 प्रकार, और देन अभिनव गुप्त का योगदान, और फिर मम्मट जी का योगदान, फिर जगन्नाथ जी का योगदान, देन निष्कर्ष। ठीक है। अच्छा, निष्कर्ष में क्या लिखना है आपको वो भी बता देती हूँ मैं थोड़ा सा। इस प्रकार आनंदवर्धन का
ध्वनि सिद्धांत, जो ध्वनि सिद्धांत है भारतीय काव्य शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उन्होंने व्यंग्यार्थ को काव्य सौंदर्य का प्रमुख आधार मानते हुए ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। बाद के आचार्यों ने इसे रस और व्यंजना के संदर्भ में विकसित किया। देखो फ्रेंड्स, जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, मेरा MBA HR भी है, मैं हिंदी साहित्य के साथ में हमारे साथ एक कश्मीरी लड़की पढ़ती थी। तो कश्मीरियों को अक्सर, जैसे यहाँ पे मैंने बोला है, जैसे वो लोग ना ढंग से बोल नहीं पाते हैं, इस प्रकार ध्वनि ध को ध्वनि या अजीब तरह से वो लोग बोलते हैं, ध को अच्छी तरह नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो वो मेरे अंदर भी कभी कभी आ जाता है, जिसको मुझे हमेशा चेक करना पड़ता है। तो हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं, लेकिन अगर हमें सही पता है तो उन पर ध्यान रखना चाहिए, उनको अपना भाषा का उन्नयन स्वयं ही करते रहना चाहिए। अच्छा, आगे देखिए अब वही MCQs टेस्ट के साथ। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो आनंद वर्धन। आनंद वर्धन ने ध्वनि को क्या माना? काव्य की आत्मा, सोल ऑफ द पोएट्री। आनंद वर्धन की प्रसिद्ध रचना ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वनि में किसकी प्रधानता होती है? व्यंग्यार्थ, मतलब जो छिपा हुआ अर्थ है। काव्य के 3 भेद कौन कौन से हैं? ध्वनि, गुणीभूत व्यंग और चित्र। ध्वनि होता है उत्तम, गुणीभूत व्यंग होता है मध्यम, और चित्र कैसा होता है? सबसे ज़्यादा अधम जो होता है, सबसे निम्न श्रेणी का। क्यों? ध्वनि में क्या होता है, जो हमने कहा नहीं वो भी दूसरा व्यक्ति समझ रहा है, तो देखिए कितना सौंदर्य निकल के आता है। इसी तरह गुणीभूत व्यंग्य देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो कहा जा रहा है वो तो मेन होता है, लेकिन जो छुपा हुआ अर्थ है वो गौड़ होता है, तो ये हो गया मध्यम। चित्र में क्या होता है, जो हम कह रहे हैं उसी पर ज़्यादा जोर होता है। ठीक है, तो ये अधम हो गया। ये तो कोई भी आम आदमी कह सकता है, जो हम कह रहे हैं वही आप समझ रहे हैं, फिर कौन सा आपके अंदर कवित्व रहा? देखिए, ये सब बातें इसलिए मैं दिल से इतने समझा रही हूँ आपको, क्योंकि कविता लिखना मेरा तो समझ लो जीवन है। जीवन का सुख और आनंद मैं कविता लेखन में ही पाती हूँ। तो आप प्रतिलिपि ऐप पर मेरी कविताएं और रचनाएं, कहानियाँ पढ़ सकते हैं, चित्रा शर्मा नाम से। ध्वनि काव्य को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो देखो, उत्तम काव्य। ठीक है, गुणीभूत व्यंग्य को किस श्रेणी में रखा जाता है? मध्यम काव्य। चित्र काव्य में किसकी प्रधानता होती है? वाच्यार्थ, शब्द, चमत्कार। ध्वनि के वाच्यार्थ, शब्द, चमत्कार। देखो, चित्र काव्य यानी जो कहा जा रहा है, हम कितने सुंदर शब्दों में उसको कह दें, यहाँ व्यंग्यार्थ की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये सबसे निम्न होता है। ठीक है, ध्वनि के प्रमुख 3 प्रकार, रस, वस्तु, अलंकार ध्वनि। ध्वनि में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया? रस ध्वनि। देखिए, रस के बिना तो क्या ही काव्य है। अगर जो आपने पढ़ा, मान लीजिए आपको उसमें मज़ा ही नहीं आया, आपको उसमें आनंद की अनुभूति नहीं हुई, तो आप कविता को क्यों पढ़ेंगे? आप तो वहीं की वहीं छोड़ देंगे। बिना रस के क्या कविता हुई बच्चों, है ना? अभिनव गुप्त की ध्वनि संबंधी प्रसिद्ध कृति ध्वन्यालोक लोचन। अभिनव गुप्त ने ध्वनि को किससे जोड़ा? तो रस से। ध्वनि को व्यंजना से जोड़ने वाले प्रमुख आचार्य मम्मट जी हैं। ठीक है, अगर आपको व्यंजना आदि, वैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, किसी भी शब्द में आपको समझ नहीं आता, मुझे कमेंट कीजिएगा, उसे बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझा दूंगी। मम्मट की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो काव्य प्रकाश। जगन्नाथ की प्रसिद्ध कृति रस गंगाधर। जैसे आप ऐसे याद करते रहिए, जैसे जैसे मैंने ट्रिक्स से बताया। मम्मट, माँ के आने पर आया प्रकाश, काव्य प्रकाश। जगन्नाथ को चढ़ाया हमने गन्ने का रस, तो रस गंगाधर। ठीक है, गन्ने से गंगा याद कर लो और रस से गन्ने का रस याद कर लो। ठीक है, जगन्नाथ भगवान को। रस ध्वनि में किसका व्यंग होता है? रस का। वस्तु ध्वनि में किसका संकेत होता है? वस्तु विचार का। अलंकार ध्वनि में किसका बोध होता है? अलंकार का। भामह किस संप्रदाय से संबंधित है? अलंकार संप्रदाय। भामह की प्रसिद्ध रचना काव्य अलंकार। ठीक है, भामह यानी भूषण यानी कि अलंकार। अच्छा, लास्ट 30 सेकंड का रिवीजन, तेजी से बोले बच्चों, बस ये 10 बातें आप लोग अब याद कर लेना, जोर जोर से बोल के। ध्वनि मास्टर ट्रिक, आनंद वर्धन ध्वन्यालोक, ऐसे मेरी तरह जोर से बोलना। आनंद वर्धन ध्वन्यालोक। ध्वनि काव्य की आत्मा, व्यंग्यार्थ प्रधान। 3 काव्य, ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य चित्र। 3 ध्वनियाँ, रस वस्तु अलंकार। अभिनव गुप्त लोचन प्लस रस। मम्मट व्यंजना प्लस खंडन। जगन्नाथ रस गंगाधर। भामा अलंकार संप्रदाय। तो इस तरह का डायग्राम अगर आप पेपर में बना के आएंगे तो आप सोचते हैं टीचर मार्क्स नहीं देंगे?
100% देंगे और आपको याद करने में कितना आसान हो जाएगा इसको एंड में अगर आप याद करते हैं। पूरे प्रश्न की आत्मा है इस लाइन डायग्राम में, या इसको आप माइंड मैप समझ लीजिए। एक बार और रिपीट करा देती हूँ मेरे बच्चों, जितना मेरे से होता है उतना मैं आपको करा रही हूँ, और अगर एक बार में याद नहीं होता है आपको तो 2-3 बार इनको जो है लूप में चला के याद कर लेना। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, ध्वनि काव्य की आत्मा, व्यंग्यार्थ प्रधान, 3 काव्य, ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य चित्र, ध्वनि गुणीभूत व्यंग और चित्र, 3 ध्वनिया, रस वस्तु अलंकार, अभिनव गुप्त लोचन रस, मम्मट व्यंजना प्लस खंडन, गंगाधर रस, गंगाधर जगन्नाथ, भामा अलंकार संप्रदाय। ठीक है, तो अगर आपने आज का पूरा लेक्चर ध्यान से देखा है तो ध्वनि सिद्धांत अब आपको कठिन नहीं लगेगा। और देखो UBA थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों, हमारा लक्ष्य है सिर्फ पास होना नहीं बल्कि 75% मार्क्स का टारगेट लेकर तैयारी करना। अगर आप भी 75% मार्क्स का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए शिवविधिका अध्ययन चैनल। और याद रखिए, काव्यांग विवेचन BHLN 220 के हर महत्वपूर्ण टॉपिक को हम इसी तरह आसान भाषा, ट्रिक, डायग्राम और MCQs के साथ पढ़ेंगे। अगर आपने शिवविधिका अध्ययन से पढ़ा है तो कंटेंट में लिखिए 75% टारगेट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। देखिए, हम लोग जो है आप लोगों के लिए फ्री में PDF भी शेयर कर रहे हैं टेलीग्राम पर, उनसे आप लोग अपना रिविज़न कीजिए। ठीक है, हाँ। तो ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन आज का लेक्चर पूरा होता है मेरे प्यारे बच्चों। अभी मुझे क्या करना है, एक्चुअली मेरे को एक प्रकाशक को मैंने एक गंगा दोहावली लिखी है तो उसको प्रकाशन के लिए देना है। अब वो दोहावली है, उसमें कई जगह क्या हो गया है, मात्राओं में अभी भी अंतर है। वो तो मैंने भाव में लिख दिया, अब उसमें मुझे मात्राओं के हिसाब से कई जगह करेक्शन करना है पब्लिशिंग के लिए देने से पहले। तो मुझे दुआ दीजिएगा कि मैं जल्दी वो करेक्शन कर पाऊँ और जनमानस में मेरी जो ये गंगा दोहावली है ये प्रचलित हो सके। अभी मैंने पब्लिशिंग के लिए दी नहीं है, हाँ प्रतिलिपि ऐप पर ज़रूर मौजूद है, तो पढ़िएगा प्रतिलिपि ऐप पर। बाय बाय, शुक्रिया। और जो बेल आइकन है आप लोग उसको प्रेस नहीं करते क्योंकि मैं देखती हूँ कि नोटिफिकेशन से लोग कम देख रहे हैं, ब्राउज फीचर से ज़्यादा देख रहे हैं मेरी वीडियोस और सजेस्टेड वीडियोस से। ठीक है, तो बेल आइकन ज़रूर हिट करना है ताकि हर नोटिफिकेशन ज़रूर आए आपके पास। धन्यवाद।